हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 37 है और आज हम इस वीडियो में इनहेरिटेंस को पूरा डिटेल में बेसिक से समझने वाले हैं कि ये क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सब कुछ समझेंगे विद प्रैक्टिकल। बाकी हमने पिछले वीडियो में इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन को समझ लिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी एक क्लास का डेटा हम किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन C++ इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। यानी कि एक क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स का मतलब वही जो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम डेटा मेंबर बोल सकते हैं, जो वेरिएबल वगैरह बनाते हैं वो एट्रीब्यूट्स हो गए, और मेथड का मतलब जो हम एक क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम अगर किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर ले, इनहेरिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि विरासत में मिली हुई चीज़ों को हम इनहेरिटेंस या इनहेरिट बोल सकते हैं। ठीक है, विरासत का मतलब क्या कि जैसे अगर क्लास ए बनी है एक, ठीक है, और हमने एक दूसरी क्लास बनाई क्लास बी, ठीक है, क्लास बी एक बनाई, तो क्लास ए जो बनी हुई है इसमें कुछ ऐसे डेटा मेंबर या मेथड या फंक्शन है जिनका हम क्लास बी में भी यूज करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप यहाँ पर क्लास बी में भी डेटा मेंबर आप इनिशियलाइज यानी डिक्लेयर कर दें और उन मेथड को यहाँ पर भी बना ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमें कोड को यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि क्लास ए में मान लेते हैं कि पावर निकालने के लिए फंक्शन लिखा गया। ध्यान से समझना, हमने क्लास ए में पावर निकालने के लिए एक फंक्शन लिखा। पावर निकालने के लिए जो फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, ये क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, दो इंटीजर आर्गुमेंट लेगा। यहाँ पर जैसे हमने 5 2 पास कर दिया, ये दो पैरामीटर इसके हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के हमने पावर फंक्शन जो है वो क्लास ए में बनाया। पावर फंक्शन एग्जैक्टली कैसे बनता है आपको पता है। अब हमें किसी भी रीजन की वजह से क्लास बी में भी पावर फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप सोच रहे होंगे जब क्लास ए में हमने पावर फंक्शन बना रखा है तो हमें क्लास बी में ज़रूरत क्यों है। हमें जब ज़रूरत हो तो हम क्लास ए का पावर फंक्शन यूज कर लें। लेकिन आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमने क्लास ए का यानी ए टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट यहाँ पर हमने st नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ध्यान से समझना, तो हमने क्लास ए टाइप का st टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, तब यहाँ पर इस क्लास ए में लिखे हुए पावर मैथड को हम st.power ऐसे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सपोज हमने क्लास बी बनाई और हम ये सोच लिया हमने कि क्लास ए में तो पावर फंक्शन लिखा ही है, तो चलो क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्लास बी का एक जस्ट हमने st1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर हम सोचें कि st1.power ऐसे कॉल करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बी क्लास में पावर फंक्शन बनाया ही नहीं है। तो अब एक तो तरीका यही है कि हम क्लास बी में भी पावर फंक्शन बनाएं। दूसरा तरीका यहाँ पर है हम क्लास ए को इनहेरिट कर लें। ठीक है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि क्लास ए का जो डेटा या मेंबर है उनको हम क्लास बी में इनहेरिट कर लें, कॉपी नहीं कर लें। ठीक है, कॉपी करने का तरीका अलग हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि क्लास ए का जो डेटा है वो क्लास बी में भी हमें मिलेगा। अब जब हम एक बार क्लास ए का डेटा मेंबर और मेथड फंक्शन को क्लास बी में एक बार इनहेरिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लास बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से सीधा पावर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और हमें यहाँ पर क्लास बी में पावर फंक्शन लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इतना तो समझ आया कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस का यूज क्या है। ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमें कोड को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, हम कोड को रीयूज कर सकें। समझ में आई बात। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज करते हैं। अब प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे वो तो आपको हम अभी जस्ट बताएंगे ही। ठीक है, इस बेसिक एग्जाम्पल से आपको ये समझ आया होगा कि हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसीलिए है ताकि कोड को रिपीट ना करना पड़े। क्लियर है, उसे हम रीयूज कर पाएँ। तो जब यहाँ पर हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में मेनली पता होना चाहिए, बेस क्लास यानी पेरेंट और ड्राइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड। अब ये क्या होता है, तो जस्ट अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमने क्लास ए बनाई और एक हमने दूसरी क्लास बी बनाई, तो अगर हम क्लास ए का जो डेटा मेंबर यानी फंक्शन वगैरह है अगर क्लास बी में इनहेरिट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में जो हमारी क्लास ए होगी ये कहलाएगी पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास भी कह सकते हैं। ध्यान से समझना, ये क्या कहलाएगी, पेरेंट क्लास या बेस क्लास। और जो यहाँ पर हमने दूसरी क्लास यानी क्लास बी बनाई है ये हमारी कहलाएगी चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसका पेरेंट कौन होगा, क्लास ए, क्योंकि क्लास ए से जो है डेटा यहाँ पर इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब हमने बताया था क्या होता है, विरासत। ठीक है, विरासत का मतलब अब जो क्लास ए है ये क्या है, पेरेंट है। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट है, और क्लास बी हमारी क्या है, चाइल्ड है। तो चाइल्ड को हमेशा अपने पेरेंट से चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं, यानी इनहेरिटेंस के जरिए मिल जाती हैं। बात समझ में आई। तो जब भी यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भूलने लगे कि इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या होता है तो तुरंत ध्यान रखना, इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस का मतलब कि हम किसी अपनी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में डेटा को इनहेरिट कर लें, ठीक है। ये इसकी वन लाइन डेफिनेशन हो गई। चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इसके यूजेस समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें देखिए इनहेरिटेंस करने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा कोड यूज करना पड़ता है, बाकी सारा कुछ वही है। जैसे यहाँ पर हमने व्हीकल नाम की एक क्लास बनाई, तो ये क्लास सिंपली बना लेंगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे। इसके हमारे कोई डेटा मेंबर यानी वेरिएबल होंगे और हमने यहाँ पर कोई अपना इसका मेथड फंक्शन वगैरह हमने बना रखा है, मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरी क्लास बनाई उसी से मिलती जुलती। अब क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस करने की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब उससे मिलती जुलती क्लास होगी। जैसे तो जस्ट यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई बैच 1 नाम की, ठीक है। ध्यान से समझना, अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने 1 नाम की, ठीक है, यहाँ पर हमने बैच 1 नाम की एक क्लास बनाई और इस क्लास में हम क्या करेंगे, 2 मेंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं जो कि हमारे पब्लिक होंगे। अभी हम पब्लिक पर ही पूरा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने 2 मेंबर बनाए, एक इंटीजर टाइप का जिसमें हम आईडी स्टोर कराएंगे और दूसरा यहाँ पर हमने बना लिया स्ट्रिंग टाइप का जिसमें हम नेम स्टोर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आईडी और नेम 2 चीज़ें बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आईडी और नेम इन दोनों को सेट करने के लिए, ठीक है, सेट का मतलब कि यूजर से जो इनपुट मिलेगा, तो यहाँ पर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बैच 1 का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, बैच 1 का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही हम वैल्यू पास कर सकते हैं और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस वैल्यू को इनमें इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, आपको पता है कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ रखे हैं डिटेल में। तो कंस्ट्रक्टर में और मेथड में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, बस यही तो डिफरेंस है। तो हम मेथड भी बना सकते हैं, मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा, बस यही तो डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम वॉइड टाइप का यहाँ पर मेथड बनाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने सेट नाम का बना लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने सेट नाम का मेथड बना दिया। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इनपुट रख लीजिए क्योंकि हम डेटा को क्या करा रहे हैं, इनपुट ही करा रहे हैं, तो चलिए इनपुट रख लिया। तो यहाँ पर फाइनली हमने एक बैच 1 नाम की क्लास बना ली और इस क्लास में क्या होगा कि 2 वेरिएबल हैं, 2 डेटा मेंबर है और यहाँ पर ये फंक्शन है जहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे तो इसमें हम अपनी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं और प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हम सी आउट यानी बेसिकली गेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट गेट का मतलब यही सेट करना यानी जो हमारे वेरिएबल है इसमें वैल्यू डालना, ठीक है, और अगर इसका रिटर्न लेना है या आउट से आउट कराना है तो उसको बेसिकली हम गेट मेथड बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हमने नाम सेट गेट ना रख करके इनपुट और प्रिंट रख दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लास बना ली और जस्ट हमने क्या किया, बैच 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये हमने बैच 1 का एक stu1 एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने क्या किया, stu1 और डॉट यहाँ पर हमने पहले कॉल किया इनपुट फंक्शन को, ठीक है, किसको, इनपुट को। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो है इसके कितने पैरामीटर हैं, देखिए 2, एक आईडी और दूसरा नेम। तो यहाँ पर हमने आईडी पास कर दी, जस्ट रोल नंबर इसका पास कर दिया, मान लेते हैं 20 और यहाँ पर कॉमा और इसका नेम यहाँ पर हमने डबल कोट के अंदर पास कर दिया जस्ट JK, ठीक है। बस 2 चीज़ें पास की यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें प्रिंट लेना है यानी सी आउट कराना है तो stu डॉट प्रिंट, हमें डिटेल चेक करनी है तो ये प्रिंट फंक्शन कॉल किया, रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आईडी और नेम दोनों प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट जो है वो सेट कर दे रहा है वैल्यू को और प्रिंट जो है वो प्रिंट आउट मतलब प्रिंट दे रहा है, ठीक है, आउटपुट दे रहा है। बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने दूसरा एक बैच बनाया, ठीक है। ये तो बैच 1 के स्टूडेंट हो गए जिसमें हम स्टूडेंट का सिर्फ आईडी और नेम ही स्टोर करा रहे हैं और कोई डिटेल नहीं ले रहे हैं, बाकी ले सकते हैं, हमने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरी क्लास बनाई बैच 2, यहाँ पर हमने बैच 2 एक बनाया और अभी क्या करना है, ध्यान से समझना, यहीं पर यूज होगा इनहेरिटेंस, ठीक है। बैच 2 में देखिए हमें क्या करना है कि जो बैच 2 के स्टूडेंट होंगे इसमें हमें आईडी भी स्टोर करानी है और उनका नेम भी स्टोर कराना है और साथ में उसका कोर्स या फिर एज या फिर मतलब और भी डिटेल हम कुल मिला के स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो अब देखिए बैच 1 में ऑलरेडी हम आईडी और नेम जो हमारे वेरिएबल हैं इनको हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं और इनमें वैल्यू सेट करने के लिए मेथड भी लिखा है और वैल्यू गेट करने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए भी मेथड लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने बैच 2 जो बनाया है तो बैच 2 में हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, सिर्फ हम मान लेते हैं कि कोर्स हमें बढ़ाना है, ठीक है। कोर्स क्या करना है, इसमें बढ़ा देना है, यानी बैच 2 के जो स्टूडेंट होंगे उनकी हमें 3 डिटेल चाहिए, आईडी, नेम और बैच मतलब कोर्स, ठीक है, 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में एक तो तरीका ये है कि बैच 2 जो हमने क्लास बनाई है इंडिविजुअली, यहाँ पर आप 3 डेटा मेंबर डिक्लेयर करें, उसके साथ तीनों में वैल्यू सेट करने के लिए मेथड लिखें और तीनों से वैल्यू निकालने के लिए भी मेथड आप लिखें। तो ये तो डुप्लीकेसी हो जाएगी यानी कोड रिपीट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो हमने आईडी, ध्यान से समझना है, यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं,
देखिए, अगर हम बैच 2 के लिए फिर से 3 वेरिएबल बनाएं, यानी जिसमें से एक आईडी और एक नेम होगा, तीसरा ही वाला तो सिर्फ नया वेरिएबल होगा कोर्स, और फिर से हम यहाँ पर मेथड लिखें, तो मेथड अगर लिखेंगे तो मेथड में यहाँ पर देखिए इस लाइन में और इस लाइन की स्टेटमेंट सेम होने वाली है, जो उसमें 3 मतलब मेथड हम लिखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर कोड बेसिकली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोड जो है वो रिपीट हो। अभी तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने जस्ट 3 वेरिएबल लिए हैं या 2 वेरिएबल लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, प्रॉपर किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, ठीक है, एज अ प्रोग्रामर काम करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 वेरिएबल नहीं होते, ठीक है, हज़ारों वेरिएबल्स हो सकते हैं और मेथड और फंक्शन भी अच्छे खासे हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जस्ट हमने 2 ही लिए हैं, अलग अलग मेथड फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं फिर अगर हमें एक ही टाइप की मल्टीपल क्लासेस बनानी हो, जैसे बैच 1 और बैच 2 क्या है, लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है, बस यहाँ पर बैच 2 की अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर हम कोड रिपीट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, बैच 1 को यहाँ पर इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। बैच 1 को इनहेरिट करने का जो सिंटैक्स है वो नोट्स में तो है ही है, यहाँ पर हमें लगाना है कॉलन, जो हमारी दूसरी क्लास है, चाइल्ड क्लास अब बन जाएगी ये, तो चाइल्ड क्लास के आगे यहाँ पर हमें कॉलन लगाना है। फिर यहाँ पर हमें यूज करना है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक ये हमारा होगा मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो हम इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, उसका मोड क्या है तो हमने पब्लिक रखा है। बाकी हम इसके बारे में आगे समझेंगे, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है समझेंगे। अभी जस्ट यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है और उसे हम अप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक मोड में कौन सी क्लास को इनहेरिट करना है, बैच 1, ठीक है, बैच 1। तो यहाँ पर हमने बैच 1 को इनहेरिट कर लिया। बस इतना सा लिखते ही क्या होगा कि बैच 1 के जो भी आपके डेटा मेंबर या फंक्शन या मेथड जो भी होंगे, ठीक है, वो आपको बैच 2 में मिल जाएंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। अब बैच 2 में वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम जस्ट बैच 2 में कुछ नहीं रखते, मान लेते हैं यहाँ पर बस ऐसे ही छोड़ दिया ब्लैंक, और उसके बाद अगर हमने बैच 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तब भी हम बैच 1 के सभी डेटा मेंबर और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे कोड देखेंगे, लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप नीचे कोड देखेंगे, सिंपल सा कोड, हमने बैच 1 का एक stu1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने इनपुट फंक्शन कॉल किया और सिंपली यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया बस। अब यहाँ पर अगर हम रन करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आईडी और नेम जो है वो प्रिंट हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, बैच 2 के लिए ध्यान से समझना, बैच 2 क्लास का एक stu1 नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने वैल्यू पास कर दी, ठीक है, stu1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके वैल्यू पास की और प्रिंट कराया, तब भी यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगी। यहाँ पर रन करते हैं, आप देखेंगे सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है, क्योंकि बैच 1 का जो भी डेटा मेंबर और मेथड फंक्शन है वो बैच 2 में आपको मिल चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पर बैच 2 में हमें क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम कैसे कोड लिखेंगे इसको समझते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसमें कोर्स ऐड करना है, तो यहाँ पर पहले तो हमारा जो इसका मेथड रहेगा वो हम पब्लिक रखते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल बनाएंगे ये भी क्या होंगे, पब्लिक होने वाले हैं। फिर यहाँ पर हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का एक अपना ये वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो पेरेंट क्लास में जो हमारा सेट मेथड और गेट मेथड लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट है, जबकि बैच 2 में क्या हो गया कि एक तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है, ये तीसरा आर्गुमेंट बढ़ चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारे मेथड है उनमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके देखिए ओवरलोड तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही स्कोप में अगर सेम नाम के फंक्शन होंगे, जैसे ये इनपुट है और ये हमारा प्रिंट है, तो अब इनपुट और प्रिंट ये आपको बैच 2 में तो मिल ही चुका। तो अगर आप सोचें कि लाओ यहाँ पर 2 पैरामीटर यहाँ पर पास किए गए हैं, तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ 2 पैरामीटर पास करके फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। हमने ओवरलोड फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या पढ़ रखा है कि अगर आप फंक्शन ओवरलोड करना चाहते हैं तो या तो आपके पैरामीटर की काउंटिंग, जो पैरामीटर जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो कम ज़्यादा होने चाहिए, या फिर उनका टाइप अलग होना चाहिए, तब तो आप फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले, वही फंक्शन ओवरलोड करने वाले हैं इनपुट को। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 ही पैरामीटर हैं, लेकिन बैच 2 में हम क्या करेंगे, इसी सेम फंक्शन को यहाँ पर इनपुट वाला जो हमारा फंक्शन है इसको ओवरलोड करने के लिए इसमें हम 3 पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 पैरामीटर पास कर देंगे। इसको जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े, ठीक है। ये आउटपुट वाला भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम ओवरलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन फंक्शन को हमने बैच 2 में बना लिया। अभी यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी जस्ट यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक तीसरा आर्गुमेंट इसमें ऐड कर देना है, स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कोर्स, ठीक है। यहाँ पर कोड को आपको ध्यान से समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ये हमने 3 पैरामीटर जस्ट पास कर दिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने इनपुट फंक्शन बनाया इसमें 3 पैरामीटर हैं, ठीक है, 3 पैरामीटर हैं, लेकिन जो 2 पैरामीटर की वैल्यू है इसके लिए हम ऑलरेडी मेथड लिख चुके हैं, मतलब इसमें किस तरीके से वैल्यू स्टोर करानी वो हमने ऑलरेडी बना रखा है अपने बैच 1 की क्लास में, ठीक है। जो हमारी बैच 1 वाली क्लास है इसमें हमने
इन 2 आर्गुमेंट्स के लिए ये कोड हमने लिख रखा है, तो इस कोड को भी रिपीट नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसी फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को वापस से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर इसमें हमें 3 आर्गुमेंट रिसीव हुए हैं। ठीक है, 3 वैल्यू रिसीव हुई, इसमें से 2 वैल्यू हमें पास कर देनी है। यहाँ पर जो हमारी बेस क्लास है, बेस क्लास कौन सी है, बैच। ठीक है, बैच 1, और यहाँ पर हम यूज करेंगे स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। ठीक है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करते हुए जो हमारी बैच 1 क्लास है उसका यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन कॉल कर देंगे। इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, और इसका इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें जो आईडी और नेम हमें मिला है जस्ट हम यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ध्यान देना, आईडी और नेम, ये फंक्शन हम चूंकि कॉल कर रहे हैं तो आईडी में जो हमें इसमें मिला है वो आईडी पास कर दिया, नेम में जो मिला वो नेम में पास कर दिया, बस इतना ही करना है। अभी क्या होगा कि जब हम बैच 2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बैच 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका जो इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से 2 पैरामीटर ये बैच 1 का फंक्शन जो है वो असाइन करेगा वैल्यू, और तीसरे के लिए हम यहीं पर लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोर्स वाला जो है, ठीक है, इसके लिए दिस का कोर्स, ठीक है, ऐसे ही तो हमें करना है, दिस और इज इक्वल टू जो हमें यहाँ पर डेटा रिसीव हो रहा है, बस हो गया, बस इतना ही। ठीक इसी तरीके से प्रिंट में भी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें बैच 1 वाला कॉल कर देना। ठीक है, अब चूंकि बैच 2 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसी प्रिंट को कॉल करेगा, लेकिन ये प्रिंट क्या करेगा कि बैच 1 वाले को भी कॉल कर देगा। तो यहाँ पर बैच 1 स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये जो बैच 1 का प्रिंट फंक्शन है ये सिर्फ 2 ही वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन तीसरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो ये जस्ट हमने सी आउट लिख दिया, और यहाँ पर हमने असाइन कर दिया कोर्स की, भाई हमें यहाँ पर कोर्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैच 2 हमने क्लास बनाई है इसमें हमें कोड रिपीट नहीं करना पड़ा। जो ऑलरेडी हमने बैच 1 में लिख रखा था वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा। यहाँ पर आईडी नेम 2 वेरिएबल भी नहीं बनाए, दोनों के लिए यहाँ पर हमने अपने फंक्शन में वो लाइन नहीं डाली है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हमारा प्रॉपर वर्क होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कॉल करते हैं, यहाँ पर हमने बैच 2 का एक स्टूडेंट बनाया। अब चूंकि बैच 2 क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका जो इनपुट फंक्शन होगा इसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं। अगर ऐसे रन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं मैच हो रहा है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोर्स भी यहाँ पर पास करते हैं। कोर्स जस्ट हमने पास कर दिया ADCA। अब यहाँ पर रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे आईडी नेम और कोर्स तीनों आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बैच 1 का भी बना लिया साथ में, जैसे देखते हैं यहाँ पर हमने बैच 1 का बनाया। तो बैच 1 का अगर हम बनाएंगे तो उसमें 2 ही पैरामीटर हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऊपर चलते हैं एक सेकंड। बैच 1 जो है ये क्या है, पेरेंट क्लास है। तो जो बैच 2 क्लास हमारी है, बैच 2 वाली जो क्लास है, इसके जो डेटा मेंबर यानी इसमें जो कोर्स हमने बना रखा है वो बैच 1 के पास नहीं है। ध्यान से समझना, पेरेंट का जो डेटा है वो चाइल्ड में गया, लेकिन चाइल्ड वाला पेरेंट में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर आईडी और नेम ये दोनों ही वेरिएबल किसे मिले, बैच 2 को मिल गए डेटा मेंबर, लेकिन बैच 2 का जो कोर्स वाला है ये बैच 1 को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये हमने जस्ट बता दिया। वापस आते हैं, यहाँ पर हमने बैच 1 का एक STU2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अभी अगर हम बैच 1 क्लास का स्टूडेंट का डिटेल एंटर कराना चाहते हैं तो जस्ट हमने STU2 डॉट यहाँ पर सेम फंक्शन को कॉल करना है इनपुट, लेकिन इसमें हमें 2 ही पैरामीटर रखने हैं, क्योंकि बैच 1 क्लास में जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसका जो फंक्शन है उसमें 2 ही पैरामीटर हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर हमने 25 और यहाँ पर हमने पास कर दिया नेम में MK। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इसको हमने कॉपी कर लिया, और ये रहेगा टर्मिनेटर सेमीकोलन, और हमने STU2 के लिए यहाँ पर प्रिंट फंक्शन कॉल किया। अब रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आईडी नेम और कोर्स ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर ये हमारी बैच 2 की क्लास है। ठीक है, STU1 के लिए, और दूसरी बार यहाँ पर आईडी और नेम प्रिंट हो रहा है, जो यहाँ पर हमारी बैच 1 क्लास का ऑब्जेक्ट है STU2, उसकी डिटेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज करके कोड को रिपीट नहीं करते, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनहेरिटेंस का यूज समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इसका यूज क्या है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे, अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हों, फंक्शन अगर हमने सारे के सारे इनहेरिट करने हो तो हम कर सकते हैं, और एज इट इज़ अगर यूज करना हो तब तो कर ही लेंगे। लेकिन कुछ हमने उसमें क्या किया, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उस क्लास की रखी, और उसको भी यहाँ पर हम इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी नोट्स की बात करें तो नोट्स में तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है, लेकिन हमने आपको जो एग्जांपल बताया है वो एक एडवांस एग्जांपल है। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पर। तो ये हमने प्रैक्टिकल लेवल पर एग्जैक्टली यूज बताया आपको। ठीक है,
वापस आते हैं नोट्स में। नोट्स में यहाँ पर बात करें तो आगे बताया गया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बैच 1 हमने बनाया जिसमें आईडी और नेम है, बैच 2 बनाया जिसमें एक यहाँ पर हमारा डेटा मेंबर बढ़ गया कोर्स का, और अगर हम यहाँ पर एक और बैच बनाना चाहें बैच 3, तो बैच 3 भी जो होगा वो बैच 1 एंड 2 से रिलेटेड होगा। तो हम ये भी यहाँ पर भी चाहेंगे कि बैच 3 में भी हमें आईडी, नेम और जो कोर्स है इनको रिपीट ना करना पड़े। उसमें मान लेते हैं बैच 3 में हमें सिर्फ एज और बढ़ाना है एक, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने क्लास ए को, यानी हम मान लेते हैं बैच 1 को हमने बैच 2 में इनहेरिट कर लिया और बैच 2 को हम बैच 3 में इनहेरिट कर लें, तो ये हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और ऐसा हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा करने के लिए यहाँ पर आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर बैच 2 को ही कॉपी कर लिया पूरी क्लास को, यहाँ पर देखिए। ठीक है, हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, आपको कॉपी नहीं करना है। हमने बैच 2 को कॉपी किया, अभी इसका नाम, क्लास का नाम कर देते हैं बैच 3, और हम क्या करेंगे, बैच 3 जो हमारी क्लास है इसमें हम इनहेरिट करेंगे बैच 2 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हुई बात, क्योंकि बैच 1 बैच 2 में इनहेरिट हो रहा है, बैच 2 जो है वो बैच 3 में इनहेरिट हो रहा है। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 की, ठीक है, 1 2 3, तो इस केस में 1 हमारी क्या होगी, पेरेंट क्लास, और 2 क्या होगी, चाइल्ड क्लास। लेकिन किसके लिए, 1 के लिए। 2 जो है वो 1 के लिए चाइल्ड होगी, और जो 3 है ये क्या है, चाइल्ड क्लास है, लेकिन किसके लिए, 2 के लिए। देखिए 3 का और 1 का डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है। 3 के लिए जो पेरेंट होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, अब ये इस केस में 2 जो है वो चाइल्ड है 1 के लिए, और जो 2 है ये पेरेंट है 3 के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 1 है ये क्या हो गया, आपके ग्रैंडफादर, 2 क्या है, ये आपका फादर हो गया, और 3 यहाँ पर आप मान सकते हैं यहाँ पर ये चाइल्ड हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारी बैच 3 की क्लास है इसमें भी थोड़ा काम कर लेते हैं। तो वापस आते हैं बैच 3 जिसमें हमने पब्लिक बैच 2 यानी कि पब्लिक मोड में बैच 2 को इनहेरिट कर लिया, और इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक एज वाला जो है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो जस्ट हमने एज का वेरिएबल बना लिया, और अब इसका जो इनपुट फंक्शन कॉल होगा इसमें आईडी, नेम, कोर्स, और यहाँ पर लास्ट में एक और रहेगा, वो क्या रहेगा, यहाँ पर एज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंट और एज ले लिया, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि बैच 1 का नहीं बल्कि बैच 2 क्लास का इनपुट फंक्शन कॉल करना है, और उसमें हमें 3 पैरामीटर पास कर देना है। यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, तीसरा पैरामीटर हमारा क्या होगा, देखिए कोर्स। ठीक है, हो गया, और यहाँ पर इसमें हम एज यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या स्टोर कराना है, दिस के एज में जो एज मिल रही है वो एज स्टोर करानी है। प्रिंट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैच 2 का मतलब सॉरी हाँ बैच 2 क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर कोर्स की बजाय हम क्या प्रिंट करेंगे, एज को प्रिंट करा देंगे। बस हो गई कहानी खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। अभी क्या होगा कि बैच 3 क्लास का जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से जब इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 4 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से 3 जो है वो बैच 2 वाले फंक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, बैच 2 फंक्शन कॉल करेगा। अब यहाँ पर जब ये 3 पैरामीटर यहाँ से पास होंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें जब 3 रिसीव होंगे तो 2 ये फिर बैच 1 वाले को कॉल कर देगा, बाकी एक यहाँ से ये सेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर काम होता है बैक एंड में, लेकिन इससे हमें कोड बेसिकली रिपीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, मेमोरी की भी बचत हुई और कोड जो है वो हमारा क्लियर स्ट्रक्चर भी है। अभी यहाँ पर हम बैच 3 का जो है रन करके दिखाते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट बनाया बैच 3 और इसका हमने stu1 नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर लास्ट एक और पैरामीटर पास कर देंगे एज। जैसे एज हमने पास कर दी जस्ट 30। ठीक है, अब रन करेंगे तो आप देखेंगे चारों डिटेल यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो रही है, आईडी, नेम, कोर्स एंड एज। और आप बाकी यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर आप बैच 1 का बनाते हैं तो उसमें 2 ही पैरामीटर आपको मिलेंगे, 2 ही वैल्यू प्रिंट मिलेंगी। बैच 2 में 3 मिलेंगे, और बैच 3 में हमें 4 डेटा मेंबर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एग्जाम्पल की मदद से चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिपीट करके देख लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में से समझ लेंगे। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी कुछ खास नहीं होता। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक ये क्लास हो गई और दूसरी ये क्लास हो गई, और हम क्या चाहते हैं कि जो हम तीसरी क्लास अपनी बना रहे हैं, इस तीसरी क्लास में इन दोनों क्लास के डेटा को चाहते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों क्लास के ही डेटा को अपनी इस क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सिंटैक्स हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हमें लगाना है ये कॉलन, फिर उसके बाद पब्लिक मोड में इस क्लास को ले रहे हैं, माई क्लास को, और दूसरा यहाँ पर कॉमा लगा करके सिंपली यहाँ पर दूसरी क्लास का नाम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों ही क्लास के जो डेटा मेंबर और फंक्शन होंगे वो हमें इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है,
अब मिल जाएंगे तो इसमें क्या कुछ ओवरलोड होगा, जैसे सपोज यहाँ पर भी मान लेते हैं कि सेम नाम का फंक्शन या मेथड है, यहाँ पर भी इस क्लास में सेम मेथड और फंक्शन है, सेम नाम का सेम पैरामीटर से, और दोनों को ही अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब हम अगली वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यानी कि डेटा क्लास ए से क्लास बी में गया और क्लास बी से क्लास सी में गया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और जब हम दो अलग अलग क्लास का डेटा एक ही क्लास में इनहेरिट करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल का मतलब दो अलग अलग क्लास का डेटा एक क्लास में ले लिया, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, बाकी हम प्रैक्टिकल तो कर ही लेंगे। ठीक है, फिर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को भी समझ लेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।